नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, मौर्यन एम्पायर। देखो वहां से क्वेश्चन बनता है। इससे पहले हम दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों सिकंदर कैसे महान था ये आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनके बाद दोस्तों काफ़ी मात्रा में या काफ़ी संख्या में दोस्तों इनके नाम का यूज किया गया है। आप देखेंगे आगे हिस्ट्री में बहुत से ऐसे राजा मिलेंगे जिनका नाम था सिकंदर, और वे टाइटल रखते थे सिकंदर का किसी लड़ाई को जीतने के बाद। तो ऐसा क्यों था दोस्तों, कैसे अलेक्जेंडर महान था, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 490 बीसी में क्या हुआ था। देखो दो एम्पायर थे, एक था दोस्तों पर्शियन एम्पायर, एक था ग्रीस। पर्शियन एम्पायर दोस्तों पूरी तरह से एक ही राजा के ऑर्डर पे चलता था, एक ही राजा इसको गवर्न करता था दोस्तों। उसका नाम था डेरियस। उसका नाम क्या था? डेरियस। तो डेरियस दोस्तों क्या करता है, ग्रीस पर अटैक कर देता है 490 बीसी में, और ग्रीस की राजधानी, ग्रीस की कैपिटल एथेंस को दोस्तों कैप्चर कर लेता है और खूब मारकाट मचाता है। मतलब पूरे ब्रूटल तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये मारकाट मचाता है और इनके रिलीजियस मैटर में भी इंटरफेयर करता है। मतलब जो भी इनके मंदिर मस्जिद या जो भी चीज़ थी रिलीजन से रिलेटेड उन सभी को तोड़ देता है। इससे दोस्तों ग्रीस के लोग बहुत खफा हो जाते हैं और इनके दिलों में हेट पैदा हो जाती है पर्शियन के लिए। उस टाइम दोस्तों ग्रीस काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि ग्रीस काफ़ी अलग अलग राज्यों में टूटा हुआ था और अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा रूल करते थे। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं 356 बीसी की। तो यहाँ पर दोस्तों एक लड़के का जन्म होता है जिसको बोला गया अलेक्जेंडर थर्ड। जिसको क्या बोला गया है दोस्तों? अलेक्जेंडर थर्ड। इनका जन्म हुआ था 356 बीसी में, और ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मैसिडोनिया में। कई बार पूछ चुके हैं, और जो कि ग्रीस का एक छोटा सा राज्य है। इनके पिता का नाम था फिलिप्स, और इनका राज्य अभिषेक हुआ दोस्तों, मतलब गद्दी पे बैठे हैं 336 बीसी में। और इनके गुरु थे एरिस्टोटल, जिन्होंने इनको शिक्षा दी। ये माना जाता है दोस्तों जब ये मात्र 10 साल के थे तो इन्होंने एक बहुत ही बिगडेल घोड़े को कंट्रोल किया था, जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। मतलब उसकी सवारी करके दिखा दी थी। तो तभी मान लिया गया था कि ये लड़का कोई साधारण नहीं है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है दोस्तों, ये भगवान का बेटा है। इनको भगवान का बेटा माना जाता था, भगवान का पुत्र माना जाता था। तो ये थे दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं, जो कि 490 बीसी में इनको देखने को मिली थी। तो उसके बाद दोस्तों ये पूरे पर्शियन पर अटैक करते हैं अपनी पूरी फोर्स के साथ, और पर्शियन को पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं। और आप नक्शे में देखेंगे, मैं यहाँ पे मैप नहीं दिखाऊंगा आपको, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। जितना भी सेंट्रल एशिया था दोस्तों, सेंट्रल एशिया पर पूरी तरह से ये कब्जा कर लेते हैं, पूरी तरह से सेंट्रल एशिया को जीत लेते हैं। अब देखो ग्रेट की बात क्या थी। ग्रेट इसलिए थे दोस्तों, ये जिस राज्य को भी जीतते थे वहां के धर्म में परिवर्तन नहीं करते थे, वहां की जनता को परेशान नहीं करते थे, और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में भी दोस्तों ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। बस वहां पे क्या करते थे, वहां के राजा को गवर्नर बना देते थे और अपने आप यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर देते थे। मतलब गवर्न ये करेगा, ऑर्डर कहाँ से आएंगे? ऑर्डर आएंगे दोस्तों अलेक्जेंडर के पास से। तो ये एक अच्छी पॉलिसी थी जिससे कि ये पर्शियन का दिल जीत सके। और ऐसा ही दोस्तों इन्होंने और बाकी राज्यों में भी किया, पर्शियन से अलग जितने भी स्टेट थे, जितने भी कंट्रीज थे, सभी में किए। तो इस टाइप से दोस्तों ये धीरे धीरे पूरे सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों बोला जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ये कभी भी अपने टाइम पीरियड में कोई भी लड़ाई नहीं हारे थे। जितनी भी लड़ाई लड़ी दोस्तों ये सभी जीतते गए। इनका सपना था विश्व विजेता बनना,
मतलब पूरे विश्व को जीतना दोस्तों। बट एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने इनको बोला, जो इनके गुरु थे, कि ये सपना तभी पूरा हो पाएगा जब आप हिंदुस्तान को जीत लोगे। हिंदुस्तान को जीतने के बाद ही आप विश्व विजेता बन सकते हैं। बट दोस्तों हिंदुस्तान को जीतना बहुत ही इम्पॉसिबल था। उस टाइम हिंदुस्तान बहुत ही शक्तिशाली था दोस्तों, बिकॉज यहां पर दोस्तों एक राजा का शासन था, नंद डायनेस्टी, मैंने आपको पढ़ाया था। और यहाँ पे कौन थे? धनानंद। और धनानंद के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, मैंने बताया ये इतना क्रूर राजा था दोस्तों, ये किसी की नहीं सुनता था, जो मन में आता वो करता था दोस्तों। इसके पास पूरी पावरफुल फोर्स थी और काफी वेल्थ थी, तो इसलिए इंडिया को जीत पाना उस टाइम पे इम्पॉसिबल था। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे इसने इन्वेड किया इंडिया को। तो यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों बैटल ऑफ हाइडस्पस, बैटल ऑफ हाइडस्पस, जो कि दोस्तों 326 बीसी में हुआ। इसमें क्या हुआ था? अलेक्जेंडर इंडिया पे अटैक करता है और इंडिया में दोस्तों उस टाइम पे धनानंद का शासन था। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अलेक्जेंडर दोस्तों इन्वेड करता है इंडिया में, और कहां से इन्वेड करता है दोस्तों? ये इन्वेड करता है नॉर्थ वेस्ट से, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट है ये वाला हिस्सा, यहां से दोस्तों ये इन्वेड करता है और इंडिया में अटैक करता है। तो इसका सबसे पहला सामना होता है दोस्तों अम्बी से, जो कि तक्षशिला के रूलर थे। अम्बी तक्षशिला के रूलर थे। अब देखो भाई, अलेक्जेंडर पूरे सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर चुका था, तो सभी को पता था इनके बारे में, सभी ने इनके किस्से सुने हुए थे, सभी ने इनकी स्टोरी सुनी हुई थी कि कितने ताकतवर राजा है जो अभी तक एक भी लड़ाई नहीं हारा है। तो अम्बी दोस्तों, जबकि अम्बी बहुत ही पावरफुल राजा था, बट ये इनके सामने सरेंडर कर देता है, अपने आप को कमजोर समझ के सरेंडर कर देता है दोस्तों। और इवन दोस्तों ये सपोर्ट भी करता है अगले जो राजा हैं जिनसे अलेक्जेंडर का वॉर होगा, उसमें सपोर्ट भी करता है अलेक्जेंडर को, ठीक है, क्योंकि अम्बी और पोरस में दुश्मनी थी, अम्बी और पोरस में दुश्मनी थी, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए अम्बी अलेक्जेंडर को सपोर्ट करता है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों द मोस्ट फेमस ऑफ अलेक्जेंडर्स एनकाउंटर्स वाज विद पोरस। पोरस के साथ दोस्तों इनकी लड़ाई होती है, और ये लड़ाई कहां पे होती है दोस्तों? झेलम एंड ब्यास रिवर के बीच में होती है लड़ाई, और इसी को बोला जाता है बैटल ऑफ हाइडस्पस। ये अलग लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है ये ठीक है। हाइडस्पस दोस्तों ये बैटल हुआ था 326 में, झेलम एंड व्यास रिवर के बीच में। किसके साथ हुआ था? पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था। दांत खट्टे कर देते दोस्तों अलेक्जेंडर के। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अलेक्जेंडर जीता, और कुछ इतिहासकार मानते हैं दोस्तों पोरस जीता। रियल क्या है दोस्तों ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट जो भी यहां पे दोस्तों एविडेंसेस मिले हैं वे यही क्लियर करते हैं कि पोरस उस लड़ाई को जीत चुका था। अब देखो हमको नहीं जाना है इन चीजों पर। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? बैटल ऑफ हाइडस्पस के बारे में पूछा जाएगा। कब हुआ था? 326 बीसी में। उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी का शासन था? नंदा डायनेस्टी। कौन से राजा थे? धनानंद। और सबसे पहला सामना किससे हुआ? अम्बी से हुआ। अम्बी एक राजा था तक्षशिला का जो सरेंडर कर गया था दोस्तों। उसके बाद ये बैटल होता है दोस्तों पोरस के साथ, और उसके बाद अलेक्जेंडर की सेना बहुत पूरी तरह से दोस्तों कमजोर पड़ जाती है, और ये डिसाइड करते हैं कि हम अब आगे कूच नहीं करेंगे, आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, हम यहीं से दोस्तों लौट जाएंगे। बिकॉज धनानंद के बारे में सभी जानते थे कितना पावरफुल राजा है। धनानंद इनको अच्छे से हरा देता, मतलब बहुत ही इजीली। धनानंद के पास काफी बड़ी मात्रा में घोड़े और हाथियों की सेना थी, जो कि उसकी एक मेन कड़ी थी, तो इसीलिए अलेक्जेंडर वापस लौट जाता है। तो ये था दोस्तों अलेक्जेंडर का किस्सा। चलिए अब हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर। ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है आपने, 321 बीसी से 185 बीसी तक इनका टाइम पीरियड था दोस्तों मौर्यन एम्पायर का। अब एक्सपेंशन जानेंगे कि ये पूरा मौर्यन एम्पायर कहां कहां तक दोस्तों फैला था। अब देखो अभी हम मगध में ही चल रहे हैं दोस्तों। मगध में 7 एम्पायर है, तो 7 में से 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, ये चौथा है दोस्तों।
और इसी वीडियो लेक्चर में लास्ट में हम 2 और करेंगे, मतलब 3 और करेंगे दोस्तों, और ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन देखो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कैपिटल की। कैपिटल थी दोस्तों पाटलिपुत्रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पाटलिपुत्रा। नॉर्थ में हिमालय तक आप देख सकते हैं, नॉर्थ में हिमालय तक दोस्तों ये फैला था। साउथ में मैश्योर तक दोस्तों फैला था इधर। बंगाल मतलब कि ईस्ट में बंगाल तक, और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ थी दोस्तों हिंद कुश की पहाड़ियां, हिंद कुश की रेंज, वहां तक दोस्तों इनका राज्य फैला था। और वेस्ट में अरेबियन सी तक इनका राज्य फैला था। तो पहली बार आप देखेंगे दोस्तों किसी एम्पायर ने पूरे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि पूरे राज्य पे कब्जा किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा है ब्लू कलर का मौर्यन एम्पायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इधर कलिंग है जिसपे आगे चल के अशोक वॉर करते हैं, तो ये इनके अंडर में नहीं था, बाद में चल के ये भी अंडर में आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। तो हमको किन सोर्सेज से मौर्यन एम्पायर की जानकारी मिलती है? भाई कोई ऑडियो कैसेट तो थी नहीं, या कोई वीडियो था कि हमने देखा और पता चल गया हमको कि भाई हाँ उस टाइम मौर्यन एम्पायर था, ये वहाँ पे हुआ दोस्तों। तो हमको सोर्स से पता चला। सोर्स क्या थे? जैसे कि दोस्तों कुछ एंशिएंट सोर्स थे, जिसमें अशोका इंस्क्रिप्शन, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो अशोका ने अपने राज्य में क्या क्या चीज हुई, मौर्यन एम्पायर में क्या क्या चीजें हुई, वे लिखवाई थी। वे आगे चल के जब पढ़ी गई दोस्तों, तो उसके बाद पता चला कि मौर्यन एम्पायर कुछ इस टाइप से था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन दोस्तों, रुद्रादमन इंस्क्रिप्शन, इन तीनों से जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर की, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे लिटरेचर सोर्स से। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दोस्तों मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा है, क्योंकि ये लिखी थी कौटिल्य ने, और कौटिल्य के बारे में जस्ट अभी हम बात करने वाले। मैगस्थनीज भी दोस्तों मौर्यन एम्पायर के थे, मतलब यहाँ पे ही ये देवदूत थे। तो इन्होंने लिखी अपनी इंडिका, और इंडिका से हमको जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर की। मुद्रा राक्षस दोस्तों लिखी विशाखा दत्त ने, और जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी दोस्तों हमको जानकारी मिलती है मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर की। चलिए दोस्तों बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। मैंने यहाँ पे मौर्य नहीं लिखा है, आपने समझ लेना है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले दोस्तों थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं। स्टोरी क्या है? जब नंद डायनेस्टी थी और उसके राजा थे धनानंद। आपको पता होगा दोस्तों नंद डायनेस्टी पहली शूद्र डायनेस्टी थी, मतलब कि पहला शूद्र वंश था। अभी तक जितने भी वंश हुए थे वे या तो क्षत्रिय थे या फिर ब्राह्मण वंश थे। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोई शूद्र वंश की स्थापना करता है। पद्मानंद शूद्र वंश की स्थापना करता है, और उसका लड़का दोस्तों धनानंद है। तो धनानंद देखो, परमानंद ऐसा नहीं था कि वो सभी का अपमान करे, बट दोस्तों धनानंद अपने एटीट्यूड में था, क्योंकि इसने तो गरीबी देखी नहीं, इसके बाप ने गरीबी देखी, बट इसने गरीबी नहीं देखी। तो ये क्षत्रियों से बहुत चिढ़ता था, प्लस ब्राह्मण से बहुत चिढ़ता था दोस्तों, और किसी का भी सम्मान नहीं करता था। तो ये मानता था कि ब्राह्मण आते हैं और अपनी आलतू फालतू शिक्षा देके यहाँ से पैसा ऐंठ के ले जाते हैं। तो ऐसा ही इंसिडेंट हुआ दोस्तों। तक्षशिला के टीचर थे, तक्षशिला उस टाइम एजुकेशन का हब था दोस्तों, वहां पे शिक्षा दी जाती थी। तो तक्षशिला में एक टीचर थे, एक गुरु थे, एक आचार्य थे, कौटिल्य। तो कौटिल्य दोस्तों, कौटिल्य को पता चलता है दोस्तों गुप्तचरों से कि इंडिया पे अटैक होने वाला है, भारत पे अटैक होने वाला है, और अटैक कौन करेगा? अलेक्जेंडर, सिकंदर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। तो ये इस सूचना को लेके धनानंद के पास जाते हैं और धनानंद से बोलते हैं कि आप अपनी सेना नॉर्थ वेस्ट साइड भेज दीजिए, क्योंकि सिकंदर अटैक करने वाला है, और सभी ने सुना है कि सिकंदर बहुत ही पावरफुल राजा है, अभी तक एक भी लड़ाई नहीं हारा है। तो धनानंद क्या करता है कि अपनी बकवास मत सुनाओ, जिस चीज के लिए आए हो, मतलब आपको दीक्षा चाहिए दोस्तों, दीक्षा का मतलब होता है पैसा। आपको
दीक्षा चाहिए वो लेके चली जाइए, मतलब अपना यहाँ से पैसा इकट्ठा करो और यहाँ से चलते बनो, हमको ज़्यादा फालतू का ज्ञान मत दो। बट फिर भी कौटिल्य इनको मनाने की कोशिश करता है, तो धनानंद दोस्तों उनको धक्के मार के निकाल देता है। जब धक्का मारता है दोस्तों तो इनकी चोटी खुल जाती है, सिका खुल जाती है, और सिका खुलने पर ये एक प्रतिज्ञा करते हैं, ये बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं कि जब तक मैं धनानंद के खून से इस सिका को नहीं धुलूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और इस चोटी को तब तक नहीं बांधूंगा। अब देखो ये प्रतिज्ञा कर चुके थे, तो ये एक ऐसे पर्सन की तलाश में निकलते हैं जो कि धनानंद को टक्कर दे सके। धनानंद काफी ताकतवर राजा था, तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी की तलाश में थे जो कि विद्वान हो और ताकतवर। बट जब ये रास्ते में जा रहे थे दोस्तों, तो ये देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उनमें से कुछ बच्चे प्रजा बने हुए हैं, कुछ बच्चे सैनिक हैं, और यहाँ पे एक लड़का राजा है। और ये सैनिक दोस्तों एक चोर को पकड़ के लाते हैं। चोर ने चोरी की होती है, मतलब कि खेल था, तो जो भी चोरी का मामला होगा तो ये राजा सुनता है, और राजा एकदम न्यायपूर्ण तरीके से डिसाइड करता है कि क्या करना है और उसको सजा सुनाता है। तो इतने विवेकपूर्ण तरीके से ये सजा सुनाता है कि इससे कौटिल्य बहुत ही प्रभावित होते हैं और इस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। बदले में दोस्तों इनके माता पिता को कुछ धन भी देते हैं। तो आपने सुना होगा, बुक में सुना होगा या वीडियो लेक्चर में सुना होगा कि इनको गुलामों के मार्केट से खरीदा था। तो ऐसा नहीं दोस्तों, इनको गुलामों की मार्केट से नहीं खरीदा था, इनको इनके माता पिता से खरीदा था। उसके बाद दोस्तों ये इनको तक्षशिला ले जाते हैं और तक्षशिला इनको अस्त्र शस्त्र और ज्ञान की सभी की शिक्षा देते हैं और इनको मैच्योर करते हैं लड़ाई के लिए। अब देखो आप पूछेंगे कि कैसे इन्होंने लड़ाई की जब इनके पास कुछ था ही नहीं, ना फंड था दोस्तों, ना ही सैनिक थे। बट इसमें कुछ राजा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, बिकॉज जो क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण राजा थे वे धनानंद से बहुत ही दुखी थे। वे चाहते थे कि इसकी सरकार या इसका राज्य जल्द से जल्द तबाह हो जाए, तो वे फंड करते हैं, सैनिक भी देते हैं, और उसके बाद ये एक सेना लेके अटैक करते हैं पाटलिपुत्रा पे। आपको पता है पाटलिपुत्रा क्या थी? कैपिटल थी। अब कैपिटल पे जब ये अटैक करते हैं दोस्तों, तो होता क्या है, ये बुरी तरह से हार जाते हैं और हारने के बाद मुश्किल से जान बचा के भागते हैं, क्योंकि कैपिटल पे देख सोचो, कैपिटल सबसे मजबूत होती है, तो कैपिटल को ये जीतना चाहते थे, एकदम से पूरी तरह से परास्त करना चाहते थे, पूरी तरह से डिफीट करना चाहते थे धनानंद को। पर आपको पता है कैपिटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय होती है, तो इसलिए ये हार गए और जान बचा के दोस्तों वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये रास्ते में जा रहे थे तो क्या होता है दोस्तों, रास्ते में एक माँ अपने लड़कों को डांटती रहती है। मतलब क्यों डांटती है दोस्तों, उसका एक रीज़न था कि उस लड़के ने चावल खाते हुए अपने हाथ जला लिए थे। और हाथ क्यों जलाए थे दोस्तों, क्योंकि उसने गर्म चावल बीच से खाए थे, सेंटर से खाए थे। तो उसकी माँ समझाती है कि कभी भी गर्म खाना बीच से मत खाना, क्योंकि बीच में सबसे गर्म खाना होता है। अगर खाना गर्म है तो साइड से खाना, साइड में ठंडा खाना होता है और हाथ भी जलने का डर नहीं होता है, आप इजीली खा लेंगे। तो इसी से सीख लेके ये डिसाइड करते हैं कि हम कैपिटल पे अटैक नहीं करेंगे, हम साइड से अटैक करेंगे, साइड से अटैक करेंगे और हम उसको हरा देंगे। तो ऐसा ही दोस्तों ये करते हैं। तो चलिए अब हम स्टोरी बंद करते हैं, हम फैक्ट की ओर बात करेंगे दोस्तों। हम बात करेंगे फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो दोस्तों फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, और पीएम थे दोस्तों कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम भी था दोस्तों विष्णुदत्त, और तीसरा नाम आप बताएंगे मुझे कमेंट में क्या था। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ग्रीक एम्बेसडर होते हैं जिनका नाम होता है मेगास्थनीज। इनको कौन भेजता है दोस्तों? इनको भेजता है सेल्यूकस निकोटर। अब ये कौन आ गया यहाँ पे बीच में? सेल्यूकस निकोटर। तो दोस्तों जब अलेक्जेंडर ने कुछ क्षेत्र जीता तो वहां पे अपना एक गवर्नर नियुक्त करके जाता है, अपॉइंट करके जाता है, जिसका नाम होता है सेल्यूकस निकोटर। तो सेल्यूकस निकोटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजता है जिसका नाम होता है मेगास्थनीज, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों अपनी बुक लिखी इंडिका, तो ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए धनानंद को मारने के बाद
जब चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की को मार देता है, परास्त कर देता है, उसके बाद उनकी गर्दन काट के चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में रखता है और चंद्रगुप्त मौर्य उनके ब्लड से, उनके खून से अपनी शिखा को धुलते हैं और बांधते हैं और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है। तो उसके बाद दोस्तों ये इनकी लड़की से शादी करते हैं जिसका नाम होता है दुर्धरा। क्या नाम होता है? दुर्धरा। इनकी लड़की का नाम होता है धनानंद की, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेते हैं। अब देखो, दो ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने अलग अलग नाम दिए चंद्रगुप्त मौर्य के, पूछा जाता है, जैसे कि दोस्तों प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को बोला एंड्रोकोटस। क्या बोला? एंड्रोकोटस। और जस्टिन ने दोस्तों बोला सैंड्रोकोटस। तो याद रखना है, एंड्रोकोटस बोला दोस्तों प्लूटार्क ने और सैंड्रोकोटस बोला था दोस्तों जस्टिन ने। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों 305 बीसी में क्या होता है। अब देखो, गवर्नर जो जीते हुए राज्य का या क्षेत्र का गवर्नर था सेल्यूकस निकोटर। किसका गवर्नर था दोस्तों? अलेक्जेंडर का। तो इसके मन में भी लालच आता है, ये सोचता है कि धनानंद तो अब हार चुका है, अब बचा है मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य। हो सकता है कि इतना शक्तिशाली ना हो और हम इसको आसानी से हरा दें। तो दोस्तों इसी लालच में 305 बीसी में सेल्यूकस निकोटर अटैक करता है चंद्रगुप्त मौर्य पर आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जिसने धनानंद जैसे शासक को हराया, उसके लिए ये किस खेत की मूली थी, और इसीलिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य इसको आसानी से हरा देता है। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य इसकी लड़की सेल्यूकस निकोटर की लड़की कॉर्नेलिया जिसका नाम था हेलेना, तो इसकी लड़की कॉर्निया या फिर हेलेना आप बोल सकते हो, उससे शादी कर लेता है और इसको बदले में दोस्तों निकोटर दहेज में देता है काबुल, कांधार, हेरत एंड मरका। और चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों 500 हाथी भेंट करता है निकोटर को। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कब इनकी डेथ हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ होती है दोस्तों सरबन गोलबेला में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इन 298 बीसी। अब हुआ क्या था दोस्तों, ये बुद्धिज्म को मानते थे और उसी के लिए दोस्तों ये भद्रभाव के साथ कर्नाटक जाते हैं। भद्रभाव के साथ कर्नाटक जाते हैं और कर्नाटक में सरबन गोला में जाके ये सलहेलना विधि दोस्तों पूछा जाता है, मैं इसको बता भी चुका हूं। सलहेलना विधि ऐसी थी जिसमें दोस्तों बिना खाए पिए, बिना सोए लगातार तपस्या करते रहते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ऐसा ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और अपने प्राण त्याग दे 298 बीसी। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इनके लड़के बिंदुसार की। देखो बिंबसार अलग हैं, बिंबसार थे हर्यक वंश के, ये दोस्तों बिंदुसार हैं। तो बिंदुसार है दोस्तों मौर्यन एम्पायर के, और किसके लड़के दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गद्दी में बैठे दोस्तों 297 बीसी में। बिंदुसार को दोस्तों अमित्रा घाता भी बोला जाता था, स्लेयर ऑफ फोर्सेस। तो स्लेयर ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं दोस्तों? जो दुश्मनों का संहार करता है, दुश्मनों को मारने वाला दोस्तों अमित्रा घाता बोलते हैं उसको। बिंदुसार ने दोस्तों क्या काम किया, अपने छोटे लड़के को उज्जैन का गवर्नर बनाया, और उज्जैन क्या था दोस्तों? अवंती का कैपिटल था, ठीक है। और अपने बड़े लड़के सुसीम को ये तक्षशिला का गवर्नर बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी माता का नाम था दोस्तों दुर्धरा, जो कि धनानंद की लड़की थी, मतलब बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा। सीरिया का रूलर होता है दोस्तों एंटियोकस। क्या नाम था दोस्तों? एंटियोकस, जो कि अपने एक देवदूत या राजदूत को भेजता है डायमकस। क्या नाम था दोस्तों? डायमकस था, जो कि एंटियोकस का राजदूत था, जो जाता है दोस्तों बिंदुसार के कोर्ट में। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब सीरिया के रूलर से बिंदुसार डिमांड करता है फिग्स, स्वीट वाइन एंड ग्रीक फिलोसफर। तो देखो इसका मतलब है, फिग का मतलब होता है दोस्तों अंजीर, स्वीट वाइन का दारू होता है, और ग्रीक फिलोसफर थे दोस्तों टीचर्स। ये डिमांड करते हैं
बट इनकी डिमांड में से कुछ ही डिमांड को माना जाता है, जैसे कि फिग और स्वीट वाइन। ये दोस्तों सीरिया का राजा एंटियोकस इनको भेंट करता है, बट दोस्तों ग्रीक फिलोसोफर को नहीं भेंट करता, मतलब नहीं भेजता है। अब देखो यही राजनीति होती है, क्योंकि अगर इन्होंने ग्रीक फिलोसोफर को भेजा तो यहाँ पे शिक्षा देंगे और शिक्षा पाके ये विद्वान बन जाएंगे। ऐसा यूरोपियन नहीं चाहते थे दोस्तों। सीरिया तो देखो यूरोप में नहीं है, तो ऐसा ये नहीं चाहते थे, ये सिर्फ बिगाड़ना चाहते थे। तो जो भी ऐसो अयास की चीज थी वे भेजी, और जो शिक्षा की चीज थी दोस्तों उसको मना कर दिया। चलिए फिर आगे चलेंगे। बिंदुसार फॉलो करता था दोस्तों आजीविका सेक्ट को। आजीविका सेक्ट जिसको हिंदी में बोलेंगे दोस्तों आजीविका संप्रदाय को। एट द टाइम ऑफ बिंदुसारा देयर वॉज ए रिबिलियन इन तक्षशिला। चलो ऐसे ही बता रहा हूं मैं। देखो दोस्तों तक्षशिला में रिबिलियन हो जाता है दोस्तों, विद्रोह हो जाता है। इसको सप्रेस करने के लिए सुसीम जाता है, क्योंकि सुसीम क्या है दोस्तों, तक्षशिला का गवर्नर है और जो कि बिंदुसार का बड़ा लड़का है। बट ये अनसक्सेसफुल होता है, मतलब कि ये उसमें सक्सेस नहीं होता है, ये दोस्तों उसको शांत नहीं कर पाता। तो इसलिए बिंदुसार अपने छोटे लड़के अशोक को, जो कि उज्जैन का क्या था दोस्तों, उज्जैन का गवर्नर था, उसको भेजता है इस विद्रोह को शांत करने के लिए तक्षशिला में। और अशोक बहुत ही ब्रूटल तरीके से दोस्तों इस विद्रोह को शांत करता है, बहुत ही मारकाट मचाता है, बहुत ही बुरे तरीके से दोस्तों इस विद्रोह को खत्म कर देता है। तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि अशोक को कहां पे भेजा था बिंदुसार ने, तो आपने बताया तक्षशिला में भेजा था। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम अशोका की। देखो अशोका दोस्तों इनिशियल टाइम में बहुत ही खतरनाक राजा थे, मतलब बहुत ही कठोर राजा थे। ये बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपना काम करते थे, बट बाद में चल के जब इनका हृदय परिवर्तन होता है, हार्ट चेंज होता है, तो ये बहुत ही अच्छे राजा बनते हैं, इसलिए इनको महान अशोक भी बोला जाता है। अशोका का जन्म दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ 304 बीसी में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और यह माना जाता है दोस्तों अशोका अपने 99 भाई को किल करके तब गद्दी पाता है, मतलब थ्रोन पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों को मार देता है और एक भाई को छोड़ता है। तो कुल मिला के कितने थे, 101। तो आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे, 101 बिंदुसार के लड़के थे, ठीक है। उनमें से 99 को ये मार देता है, एक को छोड़ देता है और तब जाके गद्दी में बैठता है। उस बीच में दोस्तों कुछ गैप आ जाता है और आप देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे तब जाके दोस्तों 269 बीसी में ये दोस्तों अपना राज्य अभिषेक करवाता है। इनकी माता का नाम था दोस्तों सुभद्रंगी इनकी माता का नाम था। और ये एक इंपोर्टेंट अटैक करते हैं कलिंग पे, और जिसको कलिंग वार भी बोला जाता है। कलिंग वॉर होता है दोस्तों 261 बीसी में 261 बीसी में, जिसमें ये कलिंग को जीत लेता है। और इसमें इतनी बुरी मारकाट होती है कि इसको देख के अशोक का हृदय चेंज हो जाता है दोस्तों, हार्ट चेंज हो जाता है। और ये उसी के बाद दोस्तों बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। उसी के बाद ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। बुद्धिज्म की शिक्षा इनको कौन देता है? इनको बुद्धिज्म की शिक्षा देता है दोस्तों उपगुप्त। ध्यान रखना है दोस्तों आपने, उपगुप्त इनको बुद्धिज्म की शिक्षा देता है। अब ये क्या करते हैं, ये बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से बुद्धिज्म को फैलाने के लिए दोस्तों ये कुछ इंस्टीट्यूशन खुलवाते हैं, जिनका नाम था दोस्तों धर्मा महामात्रास। जिनका नाम क्या था? धर्मा महामात्रास। यहाँ पे बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी, बुद्धिज्म के क्या क्या अच्छाई होती है, क्या क्या बुराई होती है, सभी चीजें यहाँ पे बताई जाती थी। फिर क्या करते हैं दोस्तों, अशोक बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए अपने राजदूतों को भेजते हैं श्रीलंका में और नेपाल में, ठीक है। अब देखो ये ऐसा नहीं था दोस्तों, जैसे कि हमने दिल्ली सल्तनत में देखा, मुगल एम्पायर में देखा कि राजा अपना धर्म मनवाने के लिए मारकाट मचवाते थे, तो ऐसा नहीं था दोस्तों, ये शांतिपूर्ण तरीके से करते थे। अगर किसी को अच्छा लगता है बुद्धिज्म तो वे उसको अपना सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं।
इन्होंने अपने लड़के महेंद्र को और अपनी लड़की संघमित्रा को दोस्तों श्रीलंका भेजा टू स्प्रेड बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया हु कन्वेड हिज मैसेज टू द पब्लिक थ्रू इंस्क्रिप्शन। तो आप देखेंगे दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने विचार, अपने मैसेज पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन बनवाए दोस्तों, और उन इंस्क्रिप्शन को दोस्तों पत्थरों पे लिखवाया, पिलर्स पे लिखवाया। तो इनके इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने मैसेज इसी के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते थे कि आगे चल के सभी लोग को पढ़े और इनसे सीख ले। लैंग्वेज ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन, ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये कौन सी लैंग्वेज थी? प्राकृत लैंग्वेज थी। प्राकृत लैंग्वेज थी दोस्तों, और इसकी 4 स्क्रिप्ट थी। 4 इसकी स्क्रिप्ट थी। ये कौन कौन सी थी दोस्तों? एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये मिली देखने को दोस्तों इंडिया के इंस्क्रिप्शन, जितना भी इंडिया में इंस्क्रिप्शन मिले दोस्तों उनमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया था। खरोष्टी स्क्रिप्ट दोस्तों ये पाकिस्तान में, अरमाइक स्क्रिप्ट ये दोस्तों अफगानिस्तान में, और ग्रीक स्क्रिप्ट ये मिली दोस्तों नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान, ये बॉर्डर होगा। ठीक है, तो ये 4 स्क्रिप्ट थी। ये कहाँ पे मिली आप देख सकते हैं क्लियरली। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था खरोष्टी लिपि या खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में। तो ये लिखी जाती है दोस्तों राइट टू लेफ्ट, मतलब इस टाइप से, ऐसे जैसे कि उर्दू लिखी जाती है, ऐसे ही लिखी जाती है दोस्तों खरोष्टी स्क्रिप्ट। देखो बाद में चल के दोस्तों अशोका के इंस्क्रिप्शन को खोजा गया और उनको पढ़ा गया दोस्तों। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का जो क्रेडिट जाता है दोस्तों, ये किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिन्होंने 1837 एडी में इनके इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। अशोका के इंस्क्रिप्शन में दोस्तों इनका नाम लिखा था देवनाम प्रियदर्शी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखो जब इन्होंने पढ़ा दोस्तों इनका नाम देवनाम प्रियदर्शी और पढ़ा सभी चीजें, तो वहां पे अशोक देखने को नहीं मिला। तो इनको लगा पता नहीं किस राजा ने ऐसा लिखवाया है। तो बट बाद में चल के दोस्तों कुछ बुक्स का सहारा लिया गया। तो ये देखते हैं दोस्तों कुछ बुक्स में प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी नाम किसका यूज किया गया था? अशोक का। तब पता चलता है कि ये लिखवाए गए थे अशोक के द्वारा। फिर बाद में चल के बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं। तो देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है चॉइस ऑफ गॉड, गॉड की चॉइस इन मोस्ट ऑफ दी इंस्क्रिप्शन, मतलब इनके जितने भी इंस्क्रिप्शन थे उनमें से सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन में इनका नाम था देवनाम प्रियदर्शी। भबरू इंस्क्रिप्शन दोस्तों राजस्थान में है, जिसमें अशोका हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। वहां पे दोस्तों क्लियरली लिखा है कि अशोका क्या थे? मगध के एम्परर थे, मगध के रूलर थे। चलिए आगे चलते हैं। इन गुजरा ऑफ मध्य प्रदेश एंड मस्की ऑफ कर्नाटक इंस्क्रिप्शन अशोकाज नेम इज क्लियरली रिटन। तो दोस्तों आप देखेंगे मध्य प्रदेश के गुजरा और कर्नाटक के मस्की इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम क्लियरली लिखा गया है अशोक। ठीक है, तो वहां से भी पता चलता है कि अशोका ने बनवाए थे। तो आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों इनके इंस्क्रिप्शन की। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। इनके इंस्क्रिप्शन थे 4 टाइप के। एक थे दोस्तों मेजर, ध्यान से सुनना, मेजर रॉक एडिक्ट, मतलब इन्होंने अपने जो मैसेज थे वे बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवा के रखवा दिए थे दोस्तों, तो उनको बोला गया मेजर रॉक एडिक्ट। इनकी संख्या थी दोस्तों 14, कई बार पूछ चुका है। फिर थे दोस्तों माइनर रॉक एडिक्ट, जिनकी संख्या थी, इनकी संख्या के बारे में कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, टोटल बता रहा हूं टोटल कितने थे। ये टोटल थे दोस्तों 33। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या काम किया दोस्तों? पिलर बनवाए। और पिलर ये भी 2 टाइप के थे दोस्तों, मेजर पिलर एडिक्ट
और माइनर पिलर एडिक्ट। जिनकी हाइट ऊंची थी उनको मेजर बोला गया, जिनकी हाइट छोटी थी उनको माइनर बोला गया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मेजर रॉक एडिक्ट की। तो इसमें सबसे पहला है मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट। तो इसमें क्या क्या चीजें लिखी है, देखो बहुत सारी चीजें लिखी थी, बट एग्जाम में क्या पूछता है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नहीं तो बहुत सारी चीजें, भाई पत्थर है, इतना चौड़ा पत्थर है, इस पे आप 100 मैसेज लिख सकते हैं। 100 मैसेज हमने ध्यान नहीं रखने हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वही हमने ध्यान रखना है। तो इन्होंने दोस्तों पशु बलि पे रोक लगाई थी, पशु बलि पे रोक लगाई थी। वहां पे लिखा है पशु बलि निषेध है, प्रोहिबिट्स एनिमल शेल्टर। बैन फेस्टिव गैदरिंग, मतलब फेस्टिवल में जो गैदरिंग होती है उन पे बैन लगाया दोस्तों इन्होंने। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड में दोस्तों मेंशन द साउथ इंडियन किंगडम, जो ये वाले थे, मैं ऊपर कर आपको दिखा रहा हूं तभी आपको समझ आएगा। ये देखो, ये थे साउथ वाले रीजन जो कि इनके एरिया में नहीं आते थे, तो इनके बारे में दोस्तों डिस्क्राइब किया गया है सेकंड में। ये कौन कौन से थे दोस्तों, चलिए बात करते हैं। तो ये थे दोस्तों जैसे कि चोलाज, पांड्याज, सत्यापुत्राज एंड केरला पुत्राज। ये 4 जो राज्य थे ये साउथ के राज्य थे। इनके नेगेवर थे दोस्तों, जिनको मेंशन किया गया है सेकंड रॉक मेजर एडिक्ट। डील्स विद सोशल वेलफेयर मेजर, मतलब समाज की भलाई के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये सभी बातें लिखी गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों मेजर रॉक एडिक्ट थर्ड की। इसमें दोस्तों ब्राह्मण्स को लिबर्टी मिली है कि ब्राह्मण्स जो उनके मन में आता है वो कर सकते हैं, ब्राह्मण्स की इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिबर्टी टू ब्राह्मण्स कहां पे है दोस्तों, रॉक एडिक्ट थर्ड में। मेजर रॉक एडिक्ट 8 में, देखो बीच में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो एसएससी में पूछता है उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अशोका को मेंशन किया गया है कि अशोका ने विजिट किया था बोध गया को एंड बोधि ट्री को। आप सभी समझते होंगे इन दो का मतलब क्या है, ठीक है। बोधि ट्री के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर हम बात करेंगे दोस्तों मेजर रॉक एडिक्ट 11 की। ये 10 और ये 1, तो मेजर रॉक एडिक्ट 11 की बात करेंगे। यहां पे दोस्तों इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा, धम्मा को दोस्तों एक्सप्लेन किया गया है, इलेबोरेट किया गया है। धम्मा क्या था दोस्तों, धम्मा एक कोड था। देखो मैं बताऊंगा आपको सिंपल। देखो आपने अपने घर को चलाने के लिए एक पेज लिखा कि आपके घर में क्या क्या होना चाहिए। पहला लिखा बड़ों का आदर करना चाहिए सभी को, दूसरा मांस नहीं खाना चाहिए, तीसरा इस टाइम उठना चाहिए, चौथा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पशु बलि नहीं करनी चाहिए। ये सभी चीजें लिखी दोस्तों, जिसको बोला गया धम्मा। तो किसने लिखा था दोस्तों, अशोका ने, जो कहां पे देखने को मिलता है, रॉक एडिक्ट 11 में, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 13। इसमें दोस्तों कलिंग वार का वर्णन है और सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो कलिंग वार का वर्णन कहां पे है दोस्तों, ये है किसमें, रॉक एडिक्ट 13 में। और किस टाइप से दोस्तों इन्होंने धम्मा से बहुत सारे राज्यों को जीता। अब इनका जो राज्यों को जीतने का तरीका था वो बदल चुका था। अब ये युद्ध से नहीं जीतते थे दोस्तों, वहां पे अपनी शिक्षा देते थे कि भाई देखो आपने बड़ों का आदर करना है, ये करना है, वो करना है, और मतलब अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताते थे। और जिसको शामिल होना है हमें, आप हो सकते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको दिखेगा मेजर रॉक एडिक्ट 13 में। चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों अगर आपको अच्छे से शॉर्ट टाइम में कवर करना है सभी चीजें, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9568
738917। अभी भी काफ़ी टाइम बचा है, अभी भी दोस्तों 58 डेज के करीब बचा है। 120 आवर्स का हमारा सिलेबस है। आप आसानी से कम ही टाइम में इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको नोट्स नहीं बनाने, जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही नोट्स आपको मिल जाएंगे, रिवीजन में भी हेल्प करेंगे और आपका कम से कम टाइम लगने वाला है। तो आप इसको 120 घंटे में कवर कर सकते हैं। 120 घंटे में हम दोस्तों जीके, जीएस कवर कराएंगे, करंट अफेयर होगा दोस्तों, एमसीक्यू सेशन होगा जिसमें हम लास्ट 15 ईयर एसएससी जेईई के क्वेश्चंस करेंगे, और जब भी जितने भी अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं उनकी जीके के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उनके रिपीट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद दोस्तों 10 घंटे का रीजनिंग होगा। इस टाइप से हम पूरा सिलेबस आपको विद इन 120 आवर्स कंप्लीट करके देंगे, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों आप यहाँ से आउट ऑफ 100 75 to 80 या 70 to 75। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, अंदर तीर नहीं मार रहा हूँ, हमने मेहनत की है। जो भी कंटेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो बिल्कुल दोस्तों जेन्युइन कंटेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप दोस्तों इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे आप देखेंगे दोस्तों फीस 2000 है, बट ये 3 दिन के लिए दोस्तों ऑफर में आपको कितने का मिलेगा, ये मिलेगा 999 का। उसके बाद फिर से 2000 का हो जाएगा। तो 3 दिन का ऑफर, अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे, इनकी हम बात कर चुके हैं, आगे चलते हैं। अब हम माइनर पिलर एडिक्ट की बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है उसी की बात करेंगे। तो सांची में दोस्तों माइनर पिलर एडिक्ट है जिसपे 4 लोयन है, और जो कि सबसे बड़ा स्तूप भी है। स्तूप क्या होता है ये मैं बुद्धिस्ट में आपको बता चुका हूं। स्तूप दोस्तों बनवाते थे किसके लिए, जिससे कि उसमें जो आपका बुद्धिस्ट थे, जो गौतम बुद्धा थे, उनके अस्थियों को रख सके। ठीक है, तो सांची में है जिसपे 4 लोयन है दोस्तों, आप देख सकते हैं सांची में। सारनाथ में दोस्तों 4 लोयन है और अशोक चक्र भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक चक्र है, ये सांची का दिखा रखा है मैंने, और इसी को हमने दोस्तों अपने नेशनल एम्बलम में यूज किया है एज ए सील, आप देख सकते हैं। फिर सन किस्सा में दोस्तों एलिफेंट है, और वैशाली में दोस्तों सिंगल लायन है, कई बार पूछ चुका है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। धम्मा क्या था दोस्तों, धम्मा एक कोड ऑफ लॉ था जो बताता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि पशु बलि पे रोक लगी, दूसरा ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए दोस्तों, पंडित का आदर करना चाहिए, तीसरा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए दोस्तों। मतलब बहुत सारी चीजें थी जो कि एक सोशल वेलफेयर स्टेट बना सके, और यहाँ पे दोस्तों शिकार को भी बैन कर दिया गया था। ये दोस्तों अशोका धम्मा वॉज बेस्ड ऑन सेल्फ कंट्रोल। भाई देखो सेल्फ कंट्रोल पे तो बेस्ड ही होगा। अगर आप शिकार करते हैं और आपसे एकदम से मना कर दिया जाए कि शिकार बेकार चीज है, तो उसमें आपका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको छोड़ पाएंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं और आपसे बोला जाए कि नॉनवेज छोड़ना है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहां पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, अशोका हैज बिल्ट द सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश विच इज द लार्जेस्ट स्तूप। ठीक है, यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये सभी चीज मैं बता चुका हूं आपको। अब हम बात करेंगे दोस्तों लास्ट रूलर की। मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे दोस्तों बिहद्रथ। बिहद्रथ दोस्तों लास्ट रूलर थे, और इसके बाद दोस्तों सुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है। तो हम सुंग डायनेस्टी को दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें जितने भी बचे हैं उनको हम लास्ट वीडियो लेक्चर में 20-25 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम कवर करेंगे। वहां पे इतना स्टोरी नहीं है, बस सिंपल हमने पॉइंट देखने हैं। ये नंबर है दोस्तों, ये अशोका का नंबर नहीं है, मेरा नंबर है, कभी अशोका का समझ लो। ये मेरा नंबर है 9568738917। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे दोस्तों, आपको 100% उसका सॉल्यूशन मिलेगा।
अगर आपको लगता है कि टाइम कम है और इस कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप पर्सनली मुझसे सजेशन ले सकते हैं। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगा दोस्तों, रियली बता रहा हूं। अगर आप मुझसे कॉल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम अपनी रखते हैं तो बिल्कुल उसका निवारण किया जाएगा। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 999 में दोस्तों आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री भी जस्ट 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट होने वाली है, मतलब कि 12 से 13 घंटे में हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।